दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्लानिंग ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे आपको जीपीडीपी ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि www.planningonline.gov.in इस पोर्टल पर इस यूआरएल से आपको पोर्टल ओपन करना है और उसमें अपने अपने पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ऐसा पेज दिखाई देगा जैसा कि ये मेरा पेज दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर लॉगिन करके रखा है परासरी कला पंचायत को। अब इसमें करना क्या है, जीपीडीपी इसमें ऑनलाइन कैसे करनी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जीपीडीपी ऑनलाइन करने के लिए आपके पास एक पूरी जीपीडीपी पहले से ऑन द पेज तैयार होनी चाहिए, ऑन पेपर। और उस जीपीडीपी में जैसे हितग्राही मूलक कार्यों में हो सकता है किसी का तालाब हो, हित तालाब, कपिलधारक हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो। इसके अलावा और भी हितग्राही मूलक कार्य होते हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, वो हम सारे के सारे इसको जीपीडीपी में लेकर ऑनलाइन कर सकते हैं। और सामुदायिक होते हैं जो, तो सामुदायिक कार्य जैसे कि सीसी रोड हो गया, और सीसी रोड जैसे ग्रामीण संयोजकता उसकी कैटेगरी है, मतलब कार्य का प्रकार। तो ये भी आपको उसमें लिख के रखना है कार्य का प्रकार, जो जिस कार्य का प्रकार जैसा रहेगा उसको, जैसे कि शांति धाम है तो उसको लैंड डेवलपमेंट में लिया जाता है, यानी भूमि विकास। तो इस प्रकार से हमें कार्य के प्रकार सहित सामुदायिक कार्यों को भी इसमें कार्य योजना में शामिल करना है। ये 19-20 वर्ष सत्र जो रहेगा वो 19-20 का होगा। उस सत्र में आपको उसकी फीडिंग करना है। तो ये पूरी आप एक कार्य योजना पहले बना लें, कहीं कमी ना रहे, इसलिए पहले से आपकी कार्य योजना कंप्लीट होना चाहिए अगले वर्ष के लिए, और फिर आप उसको तैयार रहें फीड करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखें कहाँ से कैसे फिट करना है। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ तरफ ये 4 लाइनें छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, ये आपके सामने है। इसमें लिखा है रिक्वायरमेंट सेक्शन, रिसोर्स एनवलप और प्लानिंग, यूजर प्रोफाइल डिटेल्स। तो यूजर प्रोफाइल डिटेल्स से हमें नहीं बोलना है। ये 3 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें इन्हीं ऑप्शंस पर काम करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज। लैंग्वेज पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ये 3 लैंग्वेज यहाँ पर शो होंगी। लेकिन आपको हिंदी में पूरी चीज़ें स्पष्ट समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि नीचे कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी आएंगी। लेकिन आपकी सुविधा अनुसार आप इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इंग्लिश को रख रहा हूँ और मैं आपको उसी में बता दूंगा, तो ध्यान रखना। सबसे पहले रिक्वायरमेंट सेक्शन को हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट सेक्शन, तो रिक्वायरमेंट सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो सजेशन आ जाएगा। उसमें ओपन पब्लिक सजेशन होगा। ओपन पब्लिक सजेशन में जैसे ही हमने यहाँ पर ओपन करेंगे तो पब्लिक सजेशन में हमें मीटिंग की जो डेट है हमारी, जिस डेट में हमने मीटिंग की वो डेट हमें यहाँ पर डालना है। सजेशन डेट फ्रॉम और टू, मतलब आपकी 2 ग्राम सभाएँ हुई थी तो पहली ग्राम सभा डेट और बाद वाली ग्राम सभा डेट दोनों में, मतलब जो सजेशन की डेट, सजेशन डेट है, सजेशन डेट, तो यहाँ पर सजेशन डेट डालना है कब से कब तक, ठीक है। और जैसे ये डेट डालेंगे उसको हम यहाँ सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद फिर हम वहीं जाएंगे अपना इसी रिक्वायरमेंट पे इसी पे क्लिक करेंगे। फिर होगा यहाँ पर क्रिएट सजेशन या रिजोल्यूशन। तो इसमें हाँ हमें क्रिएट करना है, उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पेज खुलता है तो फिर मीटिंग की डेट मांगेगा। चेयरपर्सन नेम, यानी कि जो भी आपकी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था उसका नाम यहाँ पर हमें भरना है चेयरपर्सन नेम की जगह। जैसे मेरे यहाँ पर सरपंच ने ही अध्यक्षता की तो मैं अपने सरपंच का नाम लिखूँगा। नंबर ऑफ अटेंडेंस,
मतलब आपके यहाँ कितनी संख्या में लोग शामिल हुए वो संख्या यहाँ दर्ज करना है। और इसके अलावा सजेशन टाइप, मतलब जो आपके वहाँ पर जो सजेशन है वो कार्य हैं वो किस टाइप में है, उसमें ग्राम सभा है तो ग्राम सभा में हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम ग्राम सभा में क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारी की सारी जानकारी कहाँ से हासिल की है, ग्राम सभा से। जो भी हमारी कार्य योजना बनाई गई वो ग्राम सभा से, तो हमें उस ग्राम सभा पे क्लिक करना है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको हमें ये जो हमें मिला था हाँ नहीं वाला, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसमें पेस्ट स्कैन करके अपने सिस्टम में डाल के रखेंगे 100 KB की लगभग, और यहाँ से चूज़ प्रोफाइल करके उसको सिलेक्ट करके इस पर अपलोड कर देंगे और सेव करेंगे यहाँ से। तो सेव वाला जो ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है हम इससे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम फिर वापस यहीं जाएंगे रिक्वायरमेंट सेक्शन में। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, आप देख रहे हैं। अब वर्क एक्टिविटी प्लान, ये यहाँ ग्राम सभाओं की जो बाकी जानकारी थी वो फीड हो गई। ध्यान रखना कि वो जो हमें कागज़ जो वहाँ चूज़ करने के लिए फ़ाइल है वो वही वाली है जिसमें हाँ और ना में मैंने टिक हम सभी लोगों ने टिक लगाए हुए थे, वही वाला पेपर वहाँ अपलोड करना है। अब आ जाती बात यहाँ क्रिएट एक्टिविटी की, तो क्रिएट एक्टिविटी पर हम यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट एक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज खुलकर आपके सामने आएगा। इस पेज को ध्यान से देखें, कुछ चीज़ें पहले से रखी होंगी। प्लान ईयर आपका 19-20, मतलब कि 2019-20 की जो कार्य योजना हम बना रहे हैं वो यहाँ पर लिखा रहेगा ऑलरेडी। प्लान यूनिट टाइप आपकी ग्राम पंचायत है तो इसलिए ग्राम पंचायत लिखा रहेगा, क्योंकि आपने ग्राम पंचायत के पासवर्ड से लॉगिन किया है। राहतगढ़ और ग्राम पंचायत का जो नाम है यहाँ पर वो ऑलरेडी लिखा है। फिर आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी, सिलेक्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपनी देख लेता हूँ पब्लिक वर्क और बेनिफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। इसका मतलब हो गया पब्लिक वर्क यानी कि आपके सामुदायिक कार्य, और बेनिफिशरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स यानी हितग्राही मूलक कार्य। तो आपको 2 प्रकार की कार्य योजना बनाकर यहाँ अपलोड करनी है, जिसमें से हम सबसे पहले पब्लिक वर्क में एक कोई भी कार्य अपलोड करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर पब्लिक वर्क सिलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा है पब्लिक वर्क में आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो इसमें यहाँ लिखा है प्रपोज्ड स्कीम इफ एप्लीकेबल, और ये चेक बॉक्स बना, उसके आगे लिखा है MG नरेगा, चेक इफ इट इज मनरेगा वर्क। इसमें ये रेड कलर से इसलिए अलर्ट दिखा दिया है कि चेक कर लेना, अगर आपका मनरेगा से यानी कि कन्वर्जेंस है तो ही इस पर क्लिक करना है किसी वर्क में, या फिर अकेला मनरेगा का हो मतलब, और अगर नहीं है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक्टिविटी नेम, जैसे मैंने एक मनरेगा पे क्लिक कर दिया है, ठीक है ना। मनरेगा एक्टिविटी कैटेगरी, अब जब आप मनरेगा का अगर होगा कन्वर्जेंस का तो उस पर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। कौन सा है, सामुदायिक कार्य, आंगनवाड़ी भवन है, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरियाज है, ड्रॉप प्रूफिंग है, फिशरीज है, फ्लड कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन है, लैंड डेवलपमेंट है, और माइक्रो इरिगेशन वर्क हैगा, रेनोवेशन एंड ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ है, रूरल कनेक्टिविटी है, रूरल सैनिटेशन है। तो रूरल कनेक्टिविटी में हमारे कौन से रोड, CC रोड आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, रूरल कनेक्टिविटी में यानी ग्रामीण संयोजकता। अब यहाँ पे ये वर्क की कैटेगरी हो गई, इसको हम कहेंगे, देखो मनरेगा एक्टिविटी कैटेगरी, तो ये हम कैटेगरी यानी कि वर्क कार्य का प्रकार हो गया। फिर यहाँ पूछा गया एक्टिविटी नेम, तो एक्टिविटी नेम क्या है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ CROAD रोड कम DRAINAGE ड्रेनेज। मैंने यहाँ पर अपने वर्क का नेम लिख दिया है CC रोड कम ड्रेनेज, यानी कि CC रोड सह, कम मीन्स सह, ड्रेनेज मीन्स नाली। तो नाली सहित CC रोड हमें वहाँ पर बनाना है, जिसमें हमने मनरेगा को ऑलरेडी यहाँ पर टिक कर लिया है, जो कन्वर्जेंस से रहेगा। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो एक्टिविटी के बारे में हमें क्या लिखना है, अब ये देख लें, आपका जो रोड है वो कितनी लंबाई चौड़ाई का है, ठीक है ना। तो अधिकतम 3 मीटर चौड़े रोड यानी कि लगभग 10 फीट के होते हैं। लेंथ ऐसे नहीं लिखें, इसमें लिखेंगे लेंथ, सबसे पहली लेंथ
155 मीटर, कॉमा WIDTH विड्थ मतलब चौड़ाई 3 मीटर, लंबाई 155 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका रोड का, है ना, ROAD रोड। अब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे ड्रेनेज का, DRAINAGE, ड्रेनेज मीन्स नाली। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसमें लेंथ इसमें आपकी 155 मीटर का रोड है। हो सकता नाली छोटी बने, कहीं बीच में से जॉइंट ना लगे तो वो छोटी भी हो सकती है, लेकिन मेरा यहाँ पर 155 का रोड है, बट नाली भी इसकी 155 मीटर की होगी, इसलिए मैंने उसको लिखा। फिर उसके बाद उसकी विड्थ, तो विड्थ सभी को पता है 1.5 सॉरी वो फीट में होगी, या हम कह सकते हैं कि 0.5 मीटर। ये आपकी नाली की चौड़ाई होगी, ठीक है ना। ये इसकी विड्थ होगी, इसमें हम यहाँ पर विड्थ लिख लें, WIDTH विड्थ। तो विड्थ की जो नाली की विड्थ होगी वो ये होगी, ठीक है ना। अब इसको हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद में एक्टिविटी फोकस एरिया, अब इसमें एक्टिविटी फोकस एरिया कहाँ होगा, तो सिलेक्ट एक्टिविटी, इसको हमें सिलेक्ट करना है, ये यहाँ निशान दिए। तो क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, फिशरीज, हेल्थ एंड सैनिटेशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी सिस्टम्स, मार्केट एंड फेयर्स, मिनरल इरिगेशंस, पोवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम, रोड्स। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, रोड्स लेना, क्योंकि हम वहाँ रोड बना रहे हैं। बट आपको मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित जो भी एक्टिविटी जिस एरिया में वो फोकस हो रही है वो या किस से संबंधित है, क्या होगा मतलब उसमें, तो एग्रीकल्चर से संबंधित है तो एग्रीकल्चर लिख देंगे। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन से संबंधित है तो वो लिख देंगे, जैसे गौशाला होता। एजुकेशन से संबंधित अगर कोई शिक्षा विभाग का कोई भवन अतिरिक्त कक्ष बनता है तो उसके लिए है। और फिशरीज मतलब मछली पालन के लिए है। हेल्थ एंड सैनिटेशन है, तो हेल्थ एंड सैनिटेशन आपका ये जल संसाधन विभाग से संबंधित हो जाएगा, जैसे नल जल योजना आदि हैं आपके। और रूरल सैनिटेशन, हेल्थ सैनिटेशन में वो भी आ जाते जैसे शौचालय आदि। लैंड इम्प्रूवमेंट मतलब कि भूमि विकास कार्य हैं। और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी सिस्टम मतलब समाज की, कम्युनिटी मीन समाज होता है, उसमें जो समाज की जो कम्युनिटी होती है उसमें उसके मेंटेनेंस के लिए कोई कार्य किया गया हो। मार्केट एंड फेयर मतलब कर और बाजार और हाट बाजार और कर आदि, ठीक है। और मिनरल इरिगेशन मतलब लघु सिंचाई। और इसके बाद आता है पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स मतलब गरीबी रेखा के लिए, गरीब लोगों के लिए किए जाने वाले कई प्रोग्राम हैं उससे संबंधित, तो वो इसमें आ जाएंगे। रोड्स, अभी हमने रोड चुना है क्योंकि सीसी रोड होता है। रूरल हाउसिंग यानी कि ग्रामीण मकान वगैरह, ठीक है ना। सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, सामाजिक, ये फॉरेस्ट्री से मतलब है कि यहाँ पर कोई काम ऐसा हो जैसे कि कहीं कहीं ये तेंदू के पत्ते वगैरह, गाद है, जो भी हमें वन से वो मिल जाते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। जो सामग्री मिलती है उसके लिए हम अगर कोई किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, भवन, बिल्डिंग या कोई जगह का, तो वो उसमें आ जाएगा। सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण। वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, तो ये वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट में महिला एवं बाल विकास का होगा, जिसमें जैसे कि आंगनबाड़ी भवन आदि हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना रोड्स कर लिया है, देख लें। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद रोड के नीचे एक और आता है आपका इम्प्लीमेंट एजेंसी। इम्प्लीमेंट एजेंसी मतलब है कि हमारी वह एजेंसी जो निर्माण कार्य कराएगी। तो निर्माण कार्य कौन कराएगा, इसमें सिलेक्ट करेंगे तो सीधा एक ही एजेंसी दी है, ग्राम पंचायत। इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत की कार्य योजना बन रही है तो ग्राम पंचायत ही सिलेक्ट होगा। अब ब्लॉक पंचायत एक्वावेलेंस, तो ब्लॉक पंचायत एक्वावेलेंस इसमें लिखा है राहतगढ़,
तो हमारा एक ब्लॉक है तो हम राहतगढ़ वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपका ये ग्राम हो गया, ठीक है ना, ये विलेज हो गया, विलेज पंचायत, ठीक, ये हो गया। फिर नीड टू बी फुलफिल्ड सजेशनल नीड, अब आपको इस पे वर्क करना है। तो देखें, नो सजेशन फॉर दिस प्लान यूनिट, ओके, यहाँ पर कोई सजेशन नहीं है तो आपको वहाँ पर सजेशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अब इसके बाद जो एक्टिविटी ये रेड कलर से स्टार बने हुए हैं ऐसे, ये आपको कंपलसरी ये फिल करना, मतलब ज़रूर फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये डाटा सेव नहीं होगा। एक्टिविटी फॉर ओनली SC ओनली ST, इसका मतलब हो गया अकेले SC वर्ग यानी हरिजन वर्ग, ओनली ST यानी कि आदिवासी वर्ग, और सामान्य मतलब या ऑब्लिक में ऑल लिखा है मतलब सभी। तो इसका लाभ कौन कौन ले सकते हैं, इस एक्टिविटी किसके लिए की जा रही है, तो CC रोड तो सभी के लिए होता है, या अगर आपका कोई आदिम जाति कल्याण विभाग से स्वीकृत है तो वो SC वाले एरिया में या ST वाले एरिया में स्वीकृत हो रहा है, उसके लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी सामान्य CC रोड बनाते हैं आप, जो स्पेशल किसी राशि से नहीं बनाया गया है, तो वो आपका जनरल और ऑल में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट है। फिर आपको लिखना है वेदर एक्टिविटीज़ एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन चिल्ड्रन और बोथ। ये कह रहे हैं कि आपने जो भी कार्य यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए है या दोनों के लिए है। तो इसमें ये लिखा है चेक, एक और लिखा है इंग्लिश में, देखें आप रेड कलर से, चेक ओनली इफ़ एप्लीकेबल। इनमें हमें तभी क्लिक करना है इन दो ऑप्शनों पर, वुमेन और चिल्ड्रन के सामने, जब आपका ये लागू होता हो, नहीं तो नहीं करना। अगर ये एप्लीकेबल है तभी क्लिक करना है, मतलब लागू होता हो ये तो वुमेन चिल्ड्रन की यहाँ कोई बात नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, उसको हम ऑप्शन को छोड़ देंगे। यहाँ देखते हैं फिर वेदर एक्टिविटी इज एक्सक्लूसिवली फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन। तो डिफरेंटली कोई अलग से अगर एक्सक्लूसिवली एबल पर्सन के लिए है स्पेशली, तो उसके लिए हमें यहाँ यस करना है, नहीं तो हमारा नो ऑलरेडी लगा है, हमें ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल के लिए, ठीक है ना। वेदर एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू एनहेंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल। तो एनहेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं एक्सपेक्ट जो लोगों को जीवन से जिम्मेदारी, उनसे संबंधित जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसमें ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, तो हमारा नो ऑलरेडी रखा है, हमें इसमें कुछ नहीं भरना। फिर लिखा है इसमें इज़ द एक्टिविटी पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। क्या आपका कहीं जो डिजास्टर से मतलब होता है कोई नुकसान हुआ हो, कोई आपदा, तो उसके आपदा के मैनेजमेंट के लिए दिया है, क्या कोई प्लान है ऐसा? तो आपदा प्रबंधन के लिए हमारे यहाँ कोई डिजास्टर का ऐसा प्लान नहीं है, इसलिए नो ऑलरेडी लिखा है, हमें वहाँ एस नहीं करना है। इज दिस आ कॉस्टलेस एक्टिविटी, क्या यह कॉस्टलेस है? कॉस्टलेस से मतलब बिना लागत की, लागत रहित है, तो बिना लागत की नहीं है ये। इसमें लिखा है इज दिस आ कॉस्टलेस एक्टिविटी, तो नो, यह कॉस्टलेस एक्टिविटी नहीं है, इसमें कॉस्ट लगेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी यहाँ पर नो सिलेक्ट है। ध्यान रखना, अगर कोई लागत नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ एस पर, और लागत लगती है तो नो पर ही रहेगा। अब इसमें दिया है एक्टिविटी इज फ्रेश मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन। तो फ्रेश मतलब जो नया काम है, मेंटेनेंस वो जो काम पहले कभी हुआ था जो पूर्ण हो गया और उसमें आपको कुछ आगे काम करवाना है, कोई काम निकल चुका है पूर्ण होने के बाद, CC वगैरह होने के बाद, तो वो मेंटेनेंस का हो जाएगा। और ये अपग्रेडेशन हो गया, यानी कि आपका कोई काम स्वीकृत है और उसकी CC जारी नहीं हो पाई, अभी वो सुचारू रूप कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसकी CC जारी ना होने के बीच में अगर उसमें कुछ सुधार कार्य करना है तो वो सुधार कार्य आपका अपग्रेडेशन वाले में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आती है स्टार्ट मंथ। तो स्टार्ट मंथ, किस मंथ से आपको वो काम शुरू करना है, अप्रैल मई जून जुलाई से, तो मैं यहाँ पर सीधा लिखता हूँ अप्रैल से ही मुझे काम शुरू करना है। स्टार्ट ईयर 2019 ऑलरेडी यहाँ लिखा है,
तो हमें वो अलग से सिलेक्ट नहीं करना है। टोटल ड्यूरेशन, कितने समय में आप वो काम करेंगे, इन मंथ मतलब महीनों में बताएं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मंथ। अब इसमें इन डे भी लिखा है, तो अगर आपको लगता है कि 1 मंथ से थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ 10 डेज लिख दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर 10 डेज सिलेक्ट कर लिए। 1 मंथ 10 डे माने 1 माह 10 दिन में ये काम हो जाएगा। एस्टिमेटेड मैन डेज, एस्टिमेटेड मतलब जो हमारा ये काम है सीसी रोड का, इसमें मानव दिवस कितने लगेंगे। तो मानव दिवस आपको ऑलरेडी सभी के पहले से निकाल के रखना है, ध्यान रखें इस बात का। अब मानव दिवस कैसे निकालेंगे तो मैं भी ये कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जितना भी काम हो उसमें हमें 15% लेबर के लिए निकालना है। जैसे मान लो 1 लाख का काम होगा तो 1 लाख का 15% 15,000 ही होगा, 15% 15,000 होगा। 2 लाख का 15% 30,000 होगा। 3 लाख का 15% 45,000 होगा। यानी कि 15 का 1 लाख पर 15,000 के हिसाब से आप लगा सकते हैं। जो 15,000 होगा उसमें हमारी मजदूरी यानी 174 रुपया पर डेज चल रही है, तो आपको 174 रुपया का उस राशि में भाग दे देना है। जैसे 15,000 होती है उसमें 174 का भाग देंगे तो आपका मानव दिवस निकल आएंगे, जो इसमें फिलअप करना है एस्टीमेट में मैंडेज। ठीक है, अब यहाँ पर अभी ये तो लिखा नहीं है, मैं यहाँ 5 लाख का काम लेने जा रहा हूँ। 5 लाख का 15% निकालूंगा। 1 लाख का 15% 15 है। 2 लाख का 15% 30 है। 3 लाख का 15% 45 है। और 4 लाख का 15% 60 है। और 5 लाख का 15% 75 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 75,000। अब यहाँ 75,000 हमारा 15% होगा। अब हम यहाँ पर उसका हिसाब निकाल लेते हैं। देखें, पचहत्तर हजार को डिवाइड कितने से करेंगे, जो हमारी दैनिक मजदूरी की दर है 174 रुपया पर डे है, इसलिए 431.0344 ऐसा कुछ भी है। तो लेकिन हमारा यहाँ पर जीरो है इसके बाद पॉइंट के बाद, तो हम कितना 431 मानव दिवस यहाँ पर उसमें लिख देंगे। जैसे कि ये हमारी कार्य योजना है। अब हमें इसमें कितना मैन डेज 431 मानव दिवस मैन डेज होंगे हमारे एस्टीमेट के। अब इसमें लिखा एस्टीमेटेड टोटल कॉस्ट इन आरएस, एस्टीमेट की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। इन आरएस में लिखना है, देखो एंटर एस्टीमेट टोटल कॉस्ट इन आरएस, जी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आरएस में लिखना है कितना होगा 5 लाख, मतलब 5 के बाद 5 जीरो रखना है, 1 2 3 4 5, 5 लाख हो गया है ना। अब इसमें लिखना है एक्टिविटी अप टू असेट। अब इसका असेट है तो लो, असेट पे आपको रहेगा डू यू वांट टू चेंज एक्टिविटी आउटपुट, तो एक्टिविटी आउटपुट इसकी एक्टिविटी है। 1 मिनट, ये असेट है हमारी, हमें चेंज कुछ नहीं करना, असेट पे यहाँ पर क्लिक हो गया। अब इसमें ज़रा देखें, सेव एंड फॉरवर्ड और कैंसिल, तो मेन चीज़ आप सेव कर सकते हैं। सेव एंड फॉरवर्ड का अर्थ ये हो जाएगा कि आपने सेव करके वहाँ प्रेषित भी कर दी जानकारी, तो ये गलती ना करें। आपको केवल सेव करना है, ये ग्रीन बटन में जहाँ सेव लिखा है हमको सिर्फ सेव करना है। तो मैं अपनी इस एक्टिविटी को सेव कर देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ चेक एक्टिविटी आउटपुट प्रिवेंट द स्पेस फ्रॉम द क्रिएटिंग। अगर फिर भी आपसे गलती हो जाती है और आपको सेव नहीं करना है तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओके दबाएंगे, और नहीं तो सिर्फ ओके दबाएंगे, तो आपकी एक्टिविटी सेव हो जाएगी। अभी सेव होने का कोई स्पेशल मैसेज यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, हो सकता है मैसेज ना आए, आपकी एक्टिविटी सेव हो गई हो। हमारे द्वारा पूरी जानकारी सही भरी गई, एक्टिविटी हमारी सेव हो गई है। अब कैसे पता चलेगा कि ये सेव हुई है कि नहीं हुई, तो इसके लिए हम फिर से आएंगे
यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्रिएट एक्टिविटी की थी ना, तो क्रिएट एक्टिविटी में हम पुनः आ जाएंगे, और जैसे ही हम पुनः आएंगे, इनकम्प्लीट रिप्लाई फॉर सर्वर फ्रॉम सर्वर, इनकम्प्लीट रहा वो हमारा, इसलिए दोबारा वो आ गया यहाँ पर देखना, इनकम्प्लीट रहा। और यहाँ कुछ मैसेज आएगा, यानी कि हम सेव करेंगे तो वहाँ मैसेज ज़रूर आएगा, तभी आपका कंफर्म माना जाएगा अभी सेव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा कार्य लेते हैं हम, ये उसको दोबारा कर लेना। अभी तो पब्लिक वर्क लिया था मैं, यानी कि सामुदायिक। अब बेनिफिशियरी लेंगे। बेनिफिशियरी में जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया PMAGY से है क्या, तो हम PMAGY का यहाँ पर एक आवास ले लेते हैं। जैसे एंटर एक्टिविटी नेम, तो PMAY आवास, AWAS आवास, ठीक है। अब इसमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। इसके डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा लिख देंगे आप कि लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है इसकी, और हाइट, ठीक है ना। तो आपको लेंथ होगी आपकी इसकी 21 फीट होती है, 21 फीट में है ये। तो आप जैसे भी लिखना चाहें, फीट में लिखना चाहें फीट में लिख सकते हैं, मीटर में लिखना चाहें मीटर में। तो 21 फीट के लिए F लिखना पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लाई, या ऐसा लिख दें, सबसे पहली L इंटू लेंथ मतलब ब्रेड्थ, फिर मल्टीप्लाई हाइट, फिर इक्वल लेंथ कितनी लेना है आपको, तो लेंथ रहेगी 21 फीट, या हम फीट बाद में लिख सकते हैं, सब कुछ हम फीट में देना पड़ेगा। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 21 और 14 चौड़ाई उसकी विड्थ, और हाइट जो ऊंचाई होगी वो 10। अब लास्ट में हम फीट लगा देंगे, तो सब में फीट माना जाएगा। ये उसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हो गया, ठीक है ना। इसका लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में इसके हम ये लिख देंगे PRADHANMANT प्रधानमंत्री, TRI प्रधानमंत्री, AWAS आवास, प्रधानमंत्री आवास। इतना लिख के हम सिलेक्ट एक्टिविटी फोकस एरिया, तो जैसे हम इसको करेंगे रूरल हाउसिंग है, तो सीधा इसमें एक ही ये योजना खुल रही, तो रूरल हाउसिंग हो जाएगा। अब इम्प्लीमेंट एजेंसी ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत से अगर कराना चाहो, ध्यान रखना ये बात कि ये हितग्राही मूलक कार्य है, और हितग्राही को ही अब हमारे मनरेगा से कार्य दिए जाते हैं MP में। तो अभी ऐसे बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन आप कार्य योजना में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हो सकता है शासन आपके अकाउंट में पैसे दर्ज करा दे, लेकिन अगर आपकी कार्य योजना है तो आप अवश्य भेजें, शासन आपको आपके हिसाब से दे सकती है। और फिर यहाँ पर राहतगढ़ जो हमारा ब्लॉक है वो हो जाएगा। विलेज हमारा पराश्री कला हो गया। सजेशनल नीड हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ओनली ST हितग्राही मूलक है। अब जिस वर्ग का कैटेगरी का होगा कि किस कैटेगरी को देना चाहते हैं, हमने SC को लिख दिया, SC वाले को देंगे हम, तो हमने SC लिख दिया। और फिर वुमेन चिल्ड्रन है इसमें, या बोथ हैं, और बोथ मतलब इन सभी महिला एवं बाल विकास के लिए है, ठीक है। तो इनके लिए है क्या इसमें लाभ, तो हाँ, अगर किसी महिला के लिए दे रहे हैं तो बच्चों के लिए हम भवन दे रहे हैं, तो हम उसमें लगा सकते हैं वुमेन चिल्ड्रन, दोनों में से किसी एक को, और दोनों में भी लगा सकते हैं जी, दोनों के लिए हो जाएगा। महिला है, उनके बच्चे भी हैं, महिला मुखिया है, ऐसे हम एक्टिविटी दिलाना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं वेदर एक्टिविटी इज एक्सक्लूसिव फॉर डिफरेंट एबल पर्सन,
तो इसमें कोई डिफरेंटली एबल पर्सन मतलब हाँ कोई ऐसी महिला पात्र है जिसके लिए हम ये लाभ देना चाहते हैं। फिर वेदर एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड एंड हैंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर द पीपल, तो जीवन पे उसकी निर्भर करती हुई ऐसी बात है, इसके लिए वहाँ हम क्लिक कर देंगे। ऐसी एक्टिविटी है जो उसके जीवनी के संबंध में, जैसे एक मकान मिल जाएगा तो वो निवास करेगा, मतलब उसके अंदर जीवनी से संबंधित हो जाएगा लाइवलीहुड। फिर इट इज़ द एक्टिविटी पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, तो ये नहीं है, ये हमारे यहाँ कोई आपदा नहीं हुई ऐसी। इट इज़ द कॉस्टलेस एक्टिविटी, तो नहीं है, कॉस्टलेस नहीं, इसमें पैसा खर्च होगा। फ्रेश एक्टिविटी तो फ्रेश है, अप्रैल में है, काम कराना तो हम अप्रैल कराएंगे, जिस महीने से हमें काम कराना तो हम उस महीने से काम करा लेंगे। मान लो हमने इसमें जून लिख दिया, हो सकता है जून से काम लगा पाएँ पानी गिरने पर। या टोटल ड्यूरेशन 12 मंथ है इसमें, तो 12 मंथ के बजाय हम यहाँ 3 मंथ लिखेंगे, क्योंकि एक आवास को बनाने में 90 दिन की आवश्यकता होती है, 0 डेज, हमें दिन नहीं बदलना वहाँ पर। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इन एरिया इन RS, सॉरी टोटल कॉस्ट इन RS, तो टोटल कॉस्ट RS हम यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री आवास जो मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं वो 1,20 वैसे और 15,000 वैसे दिए जा रहे हैं, तो 1,35,000 दिए जा रहे हैं, 1,35,000। हम इसमें मांग करेंगे कितने की, 2 लाख की, 2 लाख की एक बिल्डिंग दी जाए। यूनिट कॉस्ट इन RS 1,20,000, 1,30,000 यूनिट कॉस्ट मांग रहा है वो तो इसमें, अच्छा सॉरी एस्टिमेटेड टोटल, अरे एस्टिमेट टोटल कॉस्ट ठीक है, यूनिट कॉस्ट इतनी, इस यूनिट कॉस्ट 1,20,000, 1,30,000, तो यूनिट कॉस्ट चलो हम इसको ना लेके बेनिफिशियरी डिटेल और 1,30 में क्या रहेगा, हाँ यही है, चलो ठीक है। अब बेनिफिशियरी डिटेल इसमें भरना है, बेनिफिशियरी कौन है उसका नाम लिख के आना है, कार्य योजना जब आप बनाए हितग्राही मूलक तो उसकी फुल डिटेल आपको ये भी लेकर आनी पड़ेगी जो आप देख सकते हैं। बेनिफिशियरी डिटेल मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, मतलब पुरुष महिला में से किस ग्रुप से है, SC ST जनरल से, तो ये सारी, या डिजेबल्ड है, अगर डिजेबल है तो डिजेबल वाले उसमें भी ग्रुप में भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ फीमेल है और SC से है तो मैंने SC के नीचे वाले फीमेल के सामने वाले बॉक्स में उसको भर देंगे बेनिफिशियरी डिटेल। अब जैसे नेम भरना है तो GUDDY गुड्डी BAR, ठीक है, डिसेबल तो नहीं है, तो टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा अभी। या इसमें संख्या भरना है ऑलरेडी PMY मेल, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं शो हो रही, हम चेक करके देखते हैं कि नेम भरना है कि इसमें देखो अभी पता लगेगा, हाँ इसमें संख्या भरना, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल ऑलरेडी टोटल हो रही है संख्या, तो इसमें एक मैंने प्रधानमंत्री आवास एक ही लिया तो एक के लिए ही यहाँ पर किया है जो यहाँ भरा आ रहा है, ठीक है ना। आप किसी और में है, अगर ST में भी करना है तो आप ST कर सकते हैं, ST में हम पुरुष के लिए कर सकते हैं 2, तो यहाँ पर 2 ये हो जाएंगे ऑटोमेटिक टोटल, देखिए ये सब मिला के यहाँ 3 हो जाएंगे। अब हम इस डाटा को सेव कर देते हैं, जब आपकी ये एक्टिविटी यहाँ पर सेव हो जाती है, ऑलरेडी सब कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आगे करेंगे तो फिर से आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा, एक्टिवेट मॉडिफाई एक्टिविटी,
तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको मॉडिफाई एक्टिविटी, इस पे हम क्लिक करेंगे। फिर गोट डाटा, इसमें गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। जैसे हम तो नो एक्टिविटीज़ हैव बीन डिफाइंड फॉर द सिलेक्टेड प्लान यूनिट, तो आपका अभी वो डाटा सेव नहीं हुआ है, और नहीं तो यहाँ पर लिखा ऑलरेडी वो डाटा मिल जाता जिसको आप मॉडिफाई कर पाते, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए कोई डाटा प्राप्त नहीं है, इसलिए हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे। अब लिखा है व्यू एक्टिविटी, जब आप अगर आपकी एक्टिविटी सेव हुई होगी तो वो यहाँ व्यू हो जाएगी, दिख जाएगी, लेकिन आपकी एक्टिविटी अगर सेव नहीं हुई है तो जब तक सेव नहीं होगी जब तक आपको नहीं दिखेगी। नो एक्टिविटी हैव बीन डिफाइंड फॉर द सिलेक्टेड फॉर प्लान यूनिट, तो अभी तक वो एक्टिविटी हमारी सेव नहीं हुई है, इसलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सर्वर इतना आसान नहीं है, इतने आसानी से वहाँ पर सेव नहीं हो पा रहा है। अब लास्ट में हम फिर आपको यहाँ बता देते हैं रिक्वायरमेंट सेक्शन पे, अगर आपको एक्टिविटी डिलीट करना है तो ये रिमूव एक्टिविटी लिखा है नीचे, इससे हम उस एक्टिविटी को जो गलत डल जाती है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। मॉडिफाई करना, कोई अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट भी हो जाती है। अब ये पूरा आपका सेक्शन ख़त्म हो जाता है रिक्वायरमेंट सेक्शन का। अब रिसोर्स एनवेलप, तो रिसोर्स एनवेलप में जैसे ही आप जाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस फंड स्कीम जो है आपकी, इसमें आपको सबसे पहले लिखा है ओपनिंग बैलेंस, तो आपको अपना ओपनिंग बैलेंस इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी पंचायत वगैरह सब खुल जाएगी ऐसे। जैसे ही खुलेगी है तो सेंट्रल स्कीम ग्रांट्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 14 फाइनेंस कमीशन। 14 फाइनेंस कमीशन मतलब होता है 14 वित्त आयोग। बेसिक ग्रांट, ठीक है ना, ये बेसिक ग्रांट जो हमें मिलती है राशि सामान्य रूप से हमारे पंचायत के खाते में आती है, वो पहले ऑप्शन में भरी जाएगी, यानी कि इसमें भरी जाएगी, और इसका टोटल ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएगा। जैसे आपने वहाँ की राशि जितनी भी है आपके पंचायत दर्पण के अकाउंट में वो आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। और फिर परफॉर्मेंस ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट की भी राशि होती है जो आप स्पेशली राज्य वित्त वगैरह से राशि ले लेते हैं, वो परफॉर्मेंस ग्रांट, यानी कि हो सकता है जनपद को जो राशि मिलती है उसमें से जनपद सदस्य के द्वारा जो राशि ली जाती है वो परफॉर्मेंस ग्रांट में आ जाएगी, तो वो यहाँ पर भरी जाएगी सेकंड वाले ऑप्शन में। और फिर हुआ है बैकवर्ड रीजन ग्रांट। बैकवर्ड रीजन ग्रांट का अर्थ होता है पिछड़ा क्षेत्र या पिछड़े वर्ग के लिए वहाँ पर किसी आदिम जाति कल्याण विभाग या वगैरह से कोई राशि प्राप्त होती है, तो वो राशि आपको इसमें फिलअप करनी होगी, ठीक है। तो वो राशि आपको इसमें करनी होगी। अब इसमें पार्टिसिपेटरी प्लान्स बैकवर्ड में 2 टाइप की है, एक यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग भवनों के लिए भी यहाँ पर, और पार्टिसिपेटरी प्लान के लिए यहाँ ऊपर। और इसमें स्पष्ट दिया है ये जनरल में सामान्य सभी के लिए है, लेकिन SC ST की राशि है तो SC ST वाले कॉलम में ही भरी जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि मैंने एक रोड ले लिया या मैंने सामुदायिक भवन ले लिया आदिम जाति कल्याण विभाग से, तो वो ST के लिए लिया है तो ST वाले कॉलम में ही आपको नंबर फिलअप करना पड़ेगा, और SC वालों के लिए लिया तो SC के लिए लिया करना पड़ेगा। तो हमें ये सोच समझ के भरनी है इस राशि को। अब लिखा है MG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब NREGA, नरेगा। MG नरेगा मतलब महात्मा गांधी नरेगा, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, यहाँ फुल फॉर्म में ही लिखा है, तो आप विचलित ना हो। ये हमारी मनरेगा की राशि है, आप यहाँ मनरेगा की राशि जो है अगर आपके पास तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी पंचायत को मनरेगा की राशि एडवांस में या उसको उसके तौर पर नहीं मिलती है एक्ट के तहत। सीधी जिला पंचायत से CO सर के द्वारा किए गए FTO के माध्यम से जिला पंचायत को प्रेषित होती है, और उसके बाद जिला पंचायत से बैंक को प्रेषित की जाती है, जबकि ये राशि जनपद को भी प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना। अगर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना के अंतर्गत किसी की ग्राम पंचायत और उसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का राशि किसी के पास है तो उस राशि को हम इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है ना। अब अगर ये राशि भी नहीं है किसी के पास तो 0 रहेगी। और सर्व शिक्षा अभियान SSA की अगर कोई राशि आती तो उसको हम इस कॉलम में फिलअप करेंगे, और इस कॉलम में फिलअप करने के बाद फिर नीचे आएंगे 8 नंबर पे
राष्ट्रीय श्रम विकास योजना, अगर राष्ट्रीय श्रम विकास योजना की भी कोई राशि आपको प्राप्त होती तो उसको उसके सामने वाले कॉलम में फिलअप करेंगे। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM की अगर कोई राशि आपको मिली है, प्राप्त हुई है काम करने के लिए, तो वो भी आपकी फिलअप होगी यहाँ पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि प्राप्त होती है पंचायत को तो वो आपके उसके सामने वाले कॉलम में फिलअप करें। इंदिरा आवास योजना की अगर IAY की कोई राशि आपको मिली है तो वो उसके सामने वाले कॉलम में फिलअप करें। और स्वच्छ भारत मिशन एस्ट्रवाइल निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन निर्मल भारत अभियान की कोई राशि जो पहले आया करती थी अब नहीं मिलती हैं, वो राशि होती थी, तो अगर वो किसी के पास शेष है तो अपने ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं यहाँ पर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मतलब MPLADS, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझते हैं ना, यहाँ पर एक विधायक और सांसद जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की राशि मिलती है आपको, MLA बोलते ना, MLA बोलते थे, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो MP मीन्स विधायक। अगर विधायक निधि की यहाँ पर आपको राशि प्राप्त होती है तो उसको इस कॉलम के सामने भरना है, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा है ADB असिस्टेड PMGSY, तो अगर PMGSY ये कोई राशि है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर इसकी कोई राशि आपके पास प्राप्त हुई है तो उसको इसके सामने भरेंगे। अब 13th फाइनेंस कमीशन, अगर 13वां वित्त आयोग जो पहले था उसकी राशि आपको प्राप्त हुई तो उसके सामने भरें। मिड डे मील स्कीम, खाद्यान्न माने मध्याह्न भोजन की राशि अगर पंचायत को प्राप्त है तो उसकी इसके सामने भरेंगे ओपनिंग बैलेंस में। और DRDA एडमिनिस्ट्रेशन, ये राशि DRDA की हमें नहीं मिलती पंचायतों को, इसलिए इसको खाली छोड़ेंगे। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की अगर कोई इस स्कीम की राशि मिलती है आपको तो आप यहाँ फिलअप करेंगे। वैसे यहाँ पर ये राशि भी नहीं प्राप्त होती है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, अगर आजीविका मिशन की, ग्रामीण आजीविका मिशन की कोई राशि आपको NRLM की होती है जी, NRLM, तो NRLM की कोई राशि प्राप्त होती है पंचायत के खाते में तो उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। और राजीव गांधी पंचायत साक्षरता अभियान, अब अगर राजीव गांधी पंचायत साक्षरता अभियान जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ ग्राम पंचायत बिल्डिंग, अगर पंचायत की किसी बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए या नई बनाने के लिए कोई राशि आपको राजीव गांधी पंचायत साक्षरता मिशन की आपको प्राप्त होती है। शास्त्रीकरण अभियान है ये, सॉरी, शास्त्रीकरण अभियान, तो शास्त्रीकरण अभियान अगर जी को राजीव गांधी पंचायत शास्त्रीकरण अभियान मतलब वो मरम्मत के लिए जो राशि प्राप्त होती है बिल्डिंगों में, अगर वो मिली है तो आप इसके सामने फिलअप कर सकते हैं। अब उसी में एक और दी है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ऑफ ग्राम पंचायत लेवल, इसमें इसी राशि में एक 2 प्रकार की राशि मिलती है, ठीक है ना। और उसके नीचे और भी ऑप्शन दिया है, इसमें देख लो आप, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ, जितनी सारी राशि है इसी की राशि है जी, ये राजीव गांधी पंचायत की सशक्तिकरण अभियान की, इसके अंतर्गत बहुत सी राशि। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर द ट्रेनिंग एट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, तो आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए कोई भी ब्लॉक वो खर्च करने के लिए राशि मिलती तो वो इसके सामने भर देंगे। और एनेबलमेंट ऑफ पंचायत, ई एनेबलमेंट्स, अब किसी के पास पुरानी पंचायत भवन बनी है जिसमें ई कक्ष नहीं है तो ई कक्ष बनाने के लिए अलग से जो राशि प्राप्त होगी वो ई एनेबलमेंट ऑफ पंचायत की राशि मानी जाएगी, इसमें भरी जाएगी। फिर नीचे लिखा है सपोर्ट टू द पंचायत प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर इन पंचायत विथ इनएडेक्वेट रेवेन्यू बेस मतलब समझ गए ना, ये राजस्व विभाग की जो रेवेन्यू की राशि होती ना जिसको हम कहते हैं स्टाम्प शुल्क, तो ये स्टाम्प शुल्क की राशि इसमें भरी जाएगी। फिर कहेंगे इसमें स्पेशल सपोर्ट फॉर ग्राम सभा NPESA एंड शेड्यूल V एरियाज, इसमें स्पेशल सपोर्ट, कोई स्पेशल राशि ग्राम सभाओं के लिए वगैरह जो ऐसी राशियाँ मिलती हैं, वैसे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में राशि नहीं मिलती।
फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की भी लगभग हमारे यहाँ किसी पंचायतों को नहीं मिलती, अगर किसी को मिली हो तो वो उसके सामने फिलअप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अगर इसकी राशि देखो मेरी यह है, अगर किसी को मिलती है तो यहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में सीधे हितग्राही के खाते में दिए जाते हैं पैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की, ना कि पंचायत को। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, अगर राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कोई भी कार्यक्रम किया जाता है उसके लिए अलग से राशि प्राप्त होती, तो वो इसमें भरी जाएगी। ये सारी राशि ध्यान रहे कि इसमें वर्गवार लिखा है जी, पहला कॉलम जनरल का है, सामान्य, ये सभी के लिए लागू होता है, लेकिन दूसरा SC का है और तीसरा ST का है, चौथा टोटल का है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ये हम आपको दिखाना चाह रहे, ये SC लिखा है, ये ST लिखा है और ये टोटल लिखा है। इस कॉलम में लास्ट वाले में टोटल होगा और ये शुरू वाले में जनरल है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी राशियाँ ध्यान रहें कि हमें किस ग्रुप में डालना है, उसी के हिसाब से इसको डालेंगे और यहाँ पर सेव भी करेंगे। तो सेव करने के बाद जब यहाँ सब सेव हो जाता, फिर हम वापस यहाँ आएंगे सेव होने के बाद रिसोर्स एनवलप में, और रिसोर्स एनवलप में हमने ये ओपनिंग बैलेंस सेव कर दिया। अब ये लिखा ना बजटरी एलोकेशन, तो बजटरी एलोकेशन पर क्लिक करेंगे। बजटरी एलोकेशन को, सेशन टाइम आउट हो गया, इसको देखेंगे। फिर यहाँ पर हम रिसोर्स एनवलप में आएंगे, फिर बजटरी एलोकेशन में जाएंगे। एलोकेशन में जैसे ही हम जाते हैं फिर हमें वही पेज खुलेगा। फिर हमारी जनरल सेंशन ग्रांट्स, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ऑप्शन की राशि भर दी। अब स्टेट स्कीम ग्रांट्स की है, ये सेंट्रल की थी पहली, अब स्टेट वाले में आते, तो स्टेट वाले में हमें ये देखते हैं स्टेट स्कीम आर नॉट मैप्ड, इसमें स्टेट स्कीम नहीं है क्योंकि ये अंत्योदय मिशन से संबंधित है, जो कि भारत सरकार का पोर्टल है, ना कि मध्य प्रदेश या किसी स्टेट का, ठीक है ना। फिर इसमें अदर रिसोर्स, मतलब ऑन फंड, जैसे कि खुद की पंचायत की आय कितनी है, मतलब उसका फंड कितना बचा हुआ है, कितनी राशि है, तो ये सामान्य SC ST OBC जो भी है, तो इसमें हम सामान्य वाले ऑप्शन में ही भरेंगे जो भी राशि हमारे यहाँ है, और इसमें कोई जीरो रहेगा, लास्ट में ऑटोमेटिक वही की वही राशि हो जाएगी, और फिर हम उसको सेव करेंगे। तो ये हमारे दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये यहीं से कंप्लीट हो जाता है। अब आती है तीसरे नंबर का ऑप्शन। अब क्रिएट एक्शन प्लान, जैसे ही हमने वो वहाँ पर सेव किया था डाटा, उसको हम गेट डाटा का ये बटन लिखा है GET गेट DATA, तो गेट डाटा पर हम वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इंक्लूड एक्टिविटी, हमें उसमें कोई एक्टिविटी जोड़ना है, तो जब तक ये जी थोड़े थोड़े ग्रे कलर के दिख रहे हैं जी ऑलरेडी सफ़ेद, जैसे ही हम इसको डाटा को प्राप्त करके इसको आगे सेव कन्फर्म करके सेव करेंगे तो इंक्लूड एक्टिविटी का ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद में हम इंक्लूड, मतलब इनमें और जो एक्टिविटी नई है हम उन नई एक्टिविटीज़ को इसमें डाल पाएंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद सेव एंड फॉरवर्ड फॉर एडमिन अप्रूवल, मतलब अप्रूव होने के लिए हम वहाँ पर भेज देंगे अंत्योदय मिशन के मुख्यालय, ठीक है ना। तो वहाँ भेज देंगे, मतलब यहाँ से चली जाएगी। फिर आपकी ये प्लानिंग क्रिएट ऑप्शन पे थे। अब मॉडिफाई एक्शन प्लान, अगर आपको एक्शन प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, बदलना है, तो वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर पाएंगे। गेट डाटा करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें ऑप्शन दिए होंगे जिसमें हम मॉडिफाई कर सकेंगे। फिर इसके बाद में हम फिर यहाँ देखते हैं रिवर्ट एक्शन प्लान, उसको अगर हमें रिवर्ट करना है तो हम रिवर्ट भी कर सकते हैं वहाँ से। और अप्रूव एक्शन प्लान, तो यहाँ हम अप्रूव अगर हमारे ऑप्शन में खुलता है तो हम अप्रूव कर पाएंगे। हमें अप्रूव के लिए अगर वहाँ मिलता है तो अप्रूव करने वाले में टिक करके और सबमिट कर देंगे, तो अप्रूव वाले बटन पे तो अप्रूव हो जाएगा। तो यही था हमारा दोस्तों पूरा planningonline.gov.in का फंडा वैसे, और आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आएगा और आप अपनी कार्य योजनाएँ इसमें अपलोड कर पाएंगे। सारी कार्य योजनाओं को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद गेट डाटा के ऑप्शन से आप ज़रूर उसको एक बार चेक करें कि हमारी अपलोड ठीक से हुई है या नहीं हुई है।
तो दोस्तों इतना ही कहना था आप सभी से। नमस्कार।